हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। बेटा इससे पहले हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पार्ट फर्स्ट में दो चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कर चुके हैं और गोल्जी एपरेटस को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पार्ट फर्स्ट और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में वो दो हो चुके हैं और पार्ट सेकंड में अब हम कवर करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाकी के दो पार्ट यानी लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। एम आई क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले लाइसोसोम्स की बात करते हैं। देखो बेटा, सिंपल सी एक बात है, लाइसोसोम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है भाई कि यार जैसे हमारे पास में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम कि भाई हम जानते हैं हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसे हमें याद आता है कि यार ये कुछ ना कुछ एक पर्सनली एक सेल के लिए ना एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह है। ये पर्सनली किसी सेल के लिए किसकी तरह है? डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह होता है। ठीक है, यही आता है ना दिमाग में कि हाँ कहीं ना कहीं यार इसका ना मतलब तोड़ने फोड़ने से, जैसे डाइजेशन में क्या होता है, तोड़ फोड़ी तो होती है, तो उससे इसका कहीं रिलेशन है, ये पता होता है हमें। अरे भाई लाइसिस मीन्स क्या होता है? तोड़ना, और इसके तो नाम में लिखा तो है लाइसो, तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये लाइसिस से रिलेटेड है, यानी तोड़ने से रिलेटेड है। तो एक पहले जनरल इसके बारे में बातें करेंगे। जैसे लाइसोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाई डी डवे। किसने डिस्कवर किया था बेटा इसको? डी डवे ने इसको डिस्कवर किया था। कभी कभी पूछ लेता है, स्टेटमेंट्स आते हैं तो स्टेटमेंट्स में काम आ जाता है, तो हमें याद होना जरूरी है, तो हम याद कर लेंगे, सिंपल सी एक बात है। अब बेटा अगला जो पॉइंट आता है, एनसीईआरटी से इस पॉइंट को हमने लिया है। ठीक है, पॉइंट क्या है? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, यानी इतना पता चल गया वेसिकल्स हैं। वेसिकल्स हमें समझ में आता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स से होते हैं, ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो मेम्ब्रेन है एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? यूनिट मेम्ब्रेन। तो ऐसे लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज्म में आता है। वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। कैसा है? वेसिकुलर स्ट्रक्चर विच आर कंबाइंडली फॉर्म्ड बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, NGA मीन्स गोल्जी एपरेटस, कि भाई कंबाइंडली फॉर्म होते हैं। अब कैसे कंबाइंडली फॉर्म होते हैं? तो अपन को पहले से एक बात पता है कि भाई लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करेंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं, यानी सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसमें मदद करते हैं, और कहीं कहीं तो एक्स्ट्रा सेलुलरली भी मदद करते हैं, वो बात अपन बाद में करेंगे, यानी है डाइजेशन से रिलेटेड है, इतना पता है हमें। तो भाई इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स क्या होते हैं? मोस्टली प्रोटीन्स। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो वो प्रोटीन्स क्या है? एंजाइम के लिए प्रिकर्सर का काम करती हैं, यानी एंजाइम्स किससे बनेंगे? प्रोटीन से। तो प्रिकर्सर तो कहाँ से मिलेंगे हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उनसे क्या बनेंगे? एंजाइम्स। अब उन एंजाइम्स को ठीक है पैक करके वेसिकल्स में और ट्रांसफेज से बाहर निकाल देता है कौन? गोल्जी एपरेटस। और वही वेसिकल्स फिर किसका काम करती हैं? लाइसोसोम का काम करती है, यानी कंबाइंड एप्लीकेशन हो गया, या फिर कह लो कंबाइंड वर्क कर रहे हैं कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस, किसके फॉर्मेशन में? लाइसोसोम के फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइसोसोम इज कवर्ड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन। किससे कवर्ड है? यूनिट मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है, सिंपल स्टेटमेंट है। यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में हमने सेल मेम्ब्रेन में भी डिस्कस किया था। लाइसोसोम कंटेन्स अबाउट 50 डिफरेंट टाइप ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसमें लगभग बेटा 50 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। कितने? ऑलमोस्ट कितने? अबाउट 50 डिफरेंट टाइप ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब है ना, पहले इसका मतलब समझ लो कि भाई ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चीज क्या है। आप एक सिंपल मीनिंग बता दो, बिल्कुल सिंपल। तो आप ये समझ लो कि भाई लाइसिस का मतलब तो तोड़ने से है, और तोड़ने का काम डाइजेशन में होता है, इतना तो हमको पता चल गया। तो यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब वो एंजाइम्स जो कि वाटर की प्रेजेंस में अपना एक्शन कैरी आउट करते हो। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को और क्या बोल देते हैं बेटा? हाइड्रोलेजेस भी बोल देते हैं। तो इसके पास में
लगभग कितने 50 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को हम हाइड्रोलेजेस भी बोल देते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम पढ़ा है हमने हमारे डाइजेशन टॉपिक के अंदर हम पढ़ चुके हैं कैसे, जैसे प्रोटीएजेस प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए, लाइपेजेस लिपिड्स के डाइजेशन के लिए, न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन के लिए, यानी उनको तोड़ने के लिए उनके सिंपलर कंपोनेंट्स में, प्रोटीन्स को सिंपलर कंपोनेंट्स में प्रोटीएजेस तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स तोड़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा लिपिड्स को लाइपेजेस तोड़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियेजेस तोड़ेंगे। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके पास लगभग कितने प्रकार के होते हैं, 50 डिफरेंट टाइप्स के इसके पास लगभग क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो यानी कि भाई पूरा मतलब एंजाइम से भरा हुआ है पूरी तरीके से। किससे भरा हुआ है, एंजाइम से भरा हुआ है। कौन से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। अब इन एंजाइम्स की भी है ना हमको खासियत मैं बता ही चुका हूं ऊपर, दीज एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट all the type of the proteins, carbohydrate, all the types of the proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids। ये क्या कर सकते हैं, उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब बेटा देखो ये 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ऑलमोस्ट ऑल टाइप के, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसी बात को बोले तो क्या हो गया, ऑलमोस्ट ऑल टाइप के क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके पास में मौजूद है। अच्छा जी, यहां तक की बात हो गई हमारे पास। अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। दीज एंजाइम्स नॉर्मली रिमेन इनएक्टिव। अच्छा ये बात बड़ी गजब की है बेटा, इनके बारे में ये बात थोड़ा समझना कि ये जनरली कैसे रहते हैं, मतलब नॉर्मली कैसे रहते हैं। अपन अगर उनकी नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली ये इनएक्टिव रहते हैं। कैसे रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। पर एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, किसमें, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए अपन इनको क्या बोल सकते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस। क्या बोल सकते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस या एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही अपन इनको बोल सकते हैं। यानी ये ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ऐसे हाइड्रोलेजेस हैं जो नॉर्मली तो कैसे हो गए बेटा, इनएक्टिव, लेकिन एसिडिक मीडियम में कैसे हो जाते हैं, एक्टिव। तो दीज एंजाइम्स नॉर्मली रिमेन इनएक्टिव बट in presence of acidic medium they become active, that's why they are also known as acid hydrolases or acid hydrolytic enzyme। आगे की बात करते हैं। अच्छा भाई, अब हमें इतना पता चल गया कि भाई एसिडिक मीडियम में काम करेंगे, मान ली बात भाई एसिडिक मीडियम में काम करेंगे, तो ये जो एसिडिक मीडियम है, ठीक है, इनके लिए बनाए रखा जाए तो कैसे बनाए रखा जाए, कैसे इस एसिडिक मीडियम को मेंटेन किया जाए लाइसोसोम के अंदर, ठीक है, कैसे मेंटेन किया जाए इनको लाइसोसोम के अंदर। तो इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, हाइड्रोजन पंप, यानी हाइड्रोजन आयन पंप, एक तरीके से अगर अपन बोलें तो हाइड्रोजन आयन पंप मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। अच्छा भाई ये क्या है, हाइड्रोजन आयन पंप मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होना इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि ये क्या है भाई, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। यानी द एसिडिक मीडियम ऑफ द ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम के अंदर जो लाइसोसोम की कैविटी या ल्यूमेन है उसके अंदर कौन प्रोवाइड करेगा, कौन मेंटेन करेगा किसको, एसिडिक मीडियम को, तो वो प्रोवाइड करेगा H+ यानी हाइड्रोजन आयन पंप मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। अब इसको समझने की कोशिश करना, इनकी जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन पंप। और H+ आयन क्या है, प्रोटॉन ही तो है, H+ आयन मतलब प्रोटॉन, सीधी सी बात है, प्रोटॉन ही तो है ये। तो प्रोटॉन पंप होते हैं जो कि क्या करते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं किनका, हाइड्रोजन आयंस का, किसके अंदर, लाइसोसोम की ल्यूमेन के अंदर। हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं, अंदर पहुंचाते हैं उसके पंप के थ्रू, किसका, प्रोटॉन पंप। कौन से पंप, प्रोटॉन पंप। कहाँ होते हैं, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से, और उनको पहुंचाकर एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए कि कौन मेंटेन करेगा, हाइड्रोजन आयन यानी H+ पंप मैकेनिज्म, H+ पंप मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। कहाँ मिलेंगे ये अपन के पास में, ये पंप H+ पंप या अपन के पास में प्रोटॉन पंप कहाँ मिलेंगे, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर। ये बात हमें पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं, एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज। अच्छा, मैमेलियन आरबीसीज वो भी कौन सी, मैच्योर वाली, इनको छोड़कर, मैच्योर जो हमारे पास में मैमेलियन आरबीसीज है इनको छोड़कर
लाइसोसोम आपको सारी एनिमल सेल्स में देखने को मिल जाएगा, जितनी भी एनिमल सेल्स है उनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा बेटा, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन प्लांट सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अच्छा, एक चीज अपन देखो स्टार्टिंग से क्लास 9th में भी बहुत फोकस किया जाता है इस चीज के ऊपर कि भाई जो प्लांट सेल होती है ना, प्लांट सेल जो अपन के पास में टिपिकल प्लांट सेल होती है उसके पास में ना क्या होती है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है नहीं होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बताते हैं कि उसकी वजह से, जैसे देखो एक सिंपल सा मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जैसे मान के चलो ये सेल है, ठीक है बेटा, ये सेल हो गई। अब इस सेल में ना यहाँ एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। क्या होती है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम को कवर कर लेती है ये सेल के, प्लांट सेल्स के अंदर। इसकी वजह से न्यूक्लियस किसमें खिसक जाता है? पेरीफेरल रीजन में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? इस पेरीफेरल रीजन में खिसक के आ जाता है, इधर साइड में खिसक के आ जाता है। तो ये जो हमारे पास में लार्ज सेंट्रल, अब हमारे पास कहने का मतलब मैं प्लांट सेल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो द प्लांट सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, फंक्शंस एज लाइसोसोम, यही फंक्शन करती है किसकी तरह? लाइसोसोम की तरह फंक्शन करती है इनके अंदर। दैट इज वाई इन हायर प्लांट्स लाइसोसोम्स आर जनरली नॉट फाउंड। उनके अंदर जनरली ये नहीं मिलते, क्योंकि कौन मिलती है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलती है और यही वो काम कर लेती है, तो जनरली इनके पास में वो नहीं मिलते। कौन? लाइसोसोम्स। एज सिंपल एज दैट। अब बेटा देखो, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ना, इसकी वजह से पेरीफेरल रीजन में खिसक जाता है क्या? न्यूक्लियस किसका? प्लांट सेल्स का, ठीक है। दूसरी बात और भी है, ये 90% तक का स्पेस, ऑलमोस्ट 90% स्पेस कवर कर लेता है सेल का, प्लांट सेल का। कौन? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बहुत सारी बातें करेंगे अभी इसके बारे में भी, लेकिन अभी पहले जो चीज़ हमारी चल रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं लोअर प्लांट्स की। किन की बात करते हैं? लोअर प्लांट्स की। इन लोअर प्लांट्स लाइक फंगाई, इन लोअर प्लांट्स लाइक फंगाई, नॉन ग्रीन प्लांट। अच्छा भाई, अब है ना इस बात को थोड़ा सा समझ लो बेटा। इन लोअर प्लांट्स लाइक फंगाई। अच्छा भाई, फंगाई कब से प्लांट हो गए? पर फंगाई को टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में तो क्या मानते थे? प्लांट ही मानते थे। कौन सा? नॉन ग्रीन प्लांट। क्या मानते थे? नॉन ग्रीन प्लांट। सिंपल सी बात है, क्या मानते थे बेटा? नॉन ग्रीन प्लांट। किसके हिसाब से? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो इन लोअर प्लांट्स लाइक फंगाई, यानी नॉन ग्रीन प्लांट। फंगाई क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट, क्योंकि इनके पास भी सेल वॉल है, इनके पास काइटिन की है, सीधी सी बात है। तो नॉन ग्रीन प्लांट, ठीक है, कौन हो गए हमारे पास? जैसे फंगाई हो गए। अब फंगाई को कब कहा जाता था नॉन ग्रीन प्लांट? जब हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको प्लांट बनाया जाता था। कौन से? नॉन ग्रीन प्लांट। तो लाइसोसोम्स आर फाउंड इन हायर नंबर। इनके अंदर हायर नंबर में क्या मिलते हैं? लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल बात है। अब बात करते हैं आगे, क्या है हमारे पास? लाइसोसोम इज अ हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। बड़ी गजब की बात है। मॉर्फिक का मतलब तो हमें ना सिंपल से समझ में आ जाता है। पॉलीमॉर्फिक यानी मॉर्फिक का मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात हो रही है उसके। किससे रिलेटेड बात हो रही है? स्ट्रक्चर, यानी कई तरीके के स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये मिलता है हमको। अब ये मतलब हमें समझना होगा थोड़ा सा, यानी इसके ना कई स्टेट्स देखने को मिलती हैं बेटा, हमें कई स्टेट्स देखने को मिलती हैं। इसकी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल स्टेट्स देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? इसकी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल स्टेट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। यानी अब मॉर्फिक का मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर भी ना कहें तो अपन ये कहें यहाँ पे रूप, एक सिंपल कहें फॉर्म कहें, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के बजाय यहाँ क्या बेटर रहेगा, यहाँ बात करें फॉर्म की, कि बहुत सारी फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली हैं। कैसे हैं? हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली हो गया। अब ये क्यों? क्योंकि ये मिलते हैं अपन को बहुत सारी फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे अपन अभी पढ़ेंगे प्राइमरी क्या बोलते हैं लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, और सेकेंडरी लाइसोसोम में भी आगे टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम में पहला ही आता हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम, इनको और क्या बोलते हैं? स्टोरेज ग्रेन्युल्स भी बोलते हैं बेटा। इनको क्या बोलते हैं? स्टोरेज ग्रेन्युल्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है? दीज लाइसोसोम्स स्टोर वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन इनएक्टिव फॉर्म।
ये क्या करते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को किसमें, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं बेटा। तो दीज लाइसोसोम्स स्टोर वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन इनएक्टिव फॉर्म, किसमें, इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। सिंपल सी बात है, नॉर्मल बात है। आगे बढ़ते हैं। दीज एंजाइम्स आर एसिड हाइड्रोलेजेस, अभी डिस्कस कर चुके हैं हम सारी बातें, ठीक है। दीज हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स आर फॉर्म्ड ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब अच्छा भाई कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है, यानी कि जो एंजाइम्स हैं, ये जो हाइड्रोलेजेस है ना बेटा, ये अब मैंने आपको पहले बता दिया है प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, प्रोटीन फैक्ट्री कौन होती है, राइबोसोम्स। तो ये कौन से वाले राइबोसोम्स पर बन रहे हैं, ये हमारे पास बन रहे हैं उन राइबोसोम्स पर जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स मिलते हैं, ठीक है ना। दीज आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स, ये कैसे होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स होते हैं। कौन से, जो प्राइमरी लाइसोसोम या फिर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, ठीक है बेटा। सिंपल बातें हैं, जनरल बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हेट्रोफेगोसोम, ये दूसरे टाइप के क्या है, लाइसोसोम है, ठीक है। इनको सेकेंडरी अपन लाइसोसोम भी कहते हैं, यानी एक ऐसे ना, मतलब इसको ये मानना है सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम। जैसे अपन रेजिडुअल भी पढ़ेंगे अभी, रेजिडुअल बॉडीज, वो भी क्या होंगी, सेकेंडरी लाइसोसोम होंगी, यानी प्राइमरी की कैटेगरी से अलग है, ये सेकेंडरी कैटेगरी के बेटा, है ना। अब कौन से लाइसोसोम की बात कर रहे हैं अपन, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हेट्रोफेगोसोम। अब एक सिंपल सी चीज हमें समझ में आ गई, भाई डाइजेशन तो तब होगा जब पहले इंजेशन होगा। डाइजेशन कब होगा, जब पहले इंजेशन होगा। अब सिंपल सी बात, जब हमें ये समझ में आ गई कि इंजेशन, तो हमें एक चीज और क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही है, कि हमने एक मेथड पढ़ा था सेल ईटिंग, फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस से आपने खाना खाया, और खाना खाने के बाद अंदर एक वेसिकल बनती है, उस खाने को घेरने के लिए एक वेसिकल बन जाती है, और उस, ठीक है ना, उस वेसिकल को अपन क्या बोलते हैं, फेगोसोम। तो फेगोसोम जो होता है ना बेटा, फेगोसोम के साथ में, ठीक है ना, किसका वो फ्यूजन होता है, एक प्राइमरी लाइसोसोम का फ्यूजन होता है, ठीक है ना। फ्यूजन किस किस का होता है, एक प्राइमरी लाइसोसोम और एक फेगोसोम का। मैंने बताया था फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग की प्रोसेस में खाना अंदर आता है, कोई भी पार्टिकल, ठीक है ना, उस पार्टिकल अंदर आता है, उसके अराउंड एक वेसिकल बनती है जिसको फेगोसोम बोलते हैं। तो फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम के किससे, फ्यूजन से क्या बनेगा, हमारे पास डाइजेस्टिव वैक्यूल या हेट्रोफेगोसोम बनेगा। तो दीज लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वन प्राइमरी लाइसोसोम विद अ फेगोसोम, ठीक है। दीज आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब बात आती है, फेगोसोम्स आर वेसिकल्स। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे भी अपन के पास में ये वाली प्रॉब्लम देखने को आया, जैसे मान के चलो डार्कनेस नहीं है या जो भी नहीं है, तो ये अगली बार से नहीं आएगी, इसको मैं पहले डार्क करके, ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये जो कॉपी है ना वो स्टूडेंट की है मेरी, ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग तो बाकी बहुत अच्छी है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से पहले मैंने उसके जो सारे नोट्स हैं पेन का, जो भी उसको नोट डाउन करवाए थे, सारे उसकी फोटोकॉपी रखी, लेकिन वो होता है ना डिफरेंट कलर्स के वो पेन वगैरह वो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कहीं कहीं ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपन इसको पहले डार्क करके रखेंगे। लेकिन अभी हम समझ जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि भाई जहाँ पे भी है, तो मैं बोल तो रहा हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो वो अपन कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इस बार के लिए। तो फेगोसोम्स आर वेसिकल्स फॉर्म्ड अराउंड अ पार्टिकल इनगल्फ्ड बाय द फेगोसाइट। फेगोसाइट यानी वो सेल जिसने फेगोसाइटोसिस की है, सेल ईटिंग की है, ठीक है ना, उसने, और उसके, ठीक है ना, उस खाने के अराउंड, उस खाने के पार्टिकल के अराउंड जो वेसिकल बन गए, इसको क्या कहा है अपन ने, फेगोसोम कहा है। और जो ये सेल ईटिंग की जो ये प्रोसेस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अगली बात करते हैं, वो करते हैं अपन रेजिडुअल बॉडीज की। किसकी बात करते हैं बेटा, रेजिडुअल, ठीक है, किसकी बात करेंगे, रेजिडुअल बॉडीज बोई। अब ये ना अपन इसको लाइसोसोम के टाइप कह लो, या लाइसोसोम की क्या कह लो, फॉर्म्स कह लो, कि भाई इन फॉर्म में देखने को आपको वो मिल जाता है, ठीक है। रेजिडुअल बॉडीज क्या है, रेजिडुअल बॉडीज के बारे में पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा। इसके अंदर क्या होता है, जो रेजिडुअल बॉडीज होती है ना, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेज होते हैं बेटा, और ये प्लाज्मा लेमा पर पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंचकर फिर इनको बाहर, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंक देती है एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से। एक्सोसाइटोसिस में मैंने पढ़ाया था इफेगी यानी सेल वॉमिटिंग की प्रोसेस से उन अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर फेंक देती है। तो दीज बॉडीज स्टोर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेज एंड रिमूव देम
फ्रॉम सेल थ्रू प्लाज्मा लेमा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस और इफेगी, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉमिटिंग। अगर आपको नहीं समझ में आती है ये बात कि भाई क्या है, तो अपन को सिंपल सा एक काम करना है इसको समझने के लिए कि भाई ये क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो वीडियो है वो आप एक बार देख लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले वीडियो के अंदर ये कंप्लीटली अपन ने डिस्कस किया हुआ फुल डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें कि भाई एक्सोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस क्या है, फेगोसाइटोसिस क्या है, ये है ना, जैसे सेल ईटिंग क्या है, सेल ड्रिंकिंग क्या है, ठीक है, सेल वॉमिटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें अपन ने सेल मेम्ब्रेन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर कंप्लीट डिस्कस किया हुआ, वहां जाके एक बार आप चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, आगे की बात करते हैं। समटाइम्स एक्सोसाइटोसिस इज नॉट कैरिड आउट। अच्छा, ये बड़ी गजब की चीज़ है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कई बार क्या होता है एक्सोसाइटोसिस नहीं हो पाती। अब जब एक्सोसाइटोसिस नहीं हो पाती है ना बेटा, तो वहाँ एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि एक्सोसाइटोसिस नहीं आई तो लोड होने लग जाता है सेल के ऊपर। क्या होने लग जाता है? लोड होने लग जाता है सेल के ऊपर, और इस लोड की वजह से सेल में एजिंग आ जाती है, एक तरीके से बुढ़ापा आ जाता है। क्या आने लग जाता है? बुढ़ापा। ठीक है ना। तो और ऐसा किसमें देखने को मिलता है? स्पेशली मिलता है ये लिवर सेल्स और मसल सेल्स के अंदर एजिंग देखने को मिलती है, जब ये क्या नहीं करती हैं, अपने पास में एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस को कैरी आउट नहीं करती हैं। कौन? रेजिडुअल बॉडीज। तो और भी अपन के पास में कई सारी ऐसी डिजीज है। अगर अपन बात करें, कुछ ऐसी डिजीज हैं जो कि इनकी मल फंक्शनिंग से, किससे? इनकी मल फंक्शन से, इन रेजिडुअल बॉडीज जो हैं इनकी मल फंक्शनिंग, इनकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि आर्थराइटिक। ठीक है ना, आर्थराइटिक जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स में क्या हो जाता है? आर्थराइटिस हो जाता है। गाउट, ये भी एक तरीके का आर्थराइटिस है। ठीक है, और भी अपन को बीमारियां ऐसी हैं जो देखने को मिलती हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो मैनी डिजीजेस लाइक आर्थराइटिक जॉइंट्स, गाउट अ टाइप ऑफ द आर्थराइटिस। ठीक है ना, एक तरीके का क्या है ये? आर्थराइटिस। और लंग फिब्रोसिस और पॉलीनेफ्राइटिस, ऐसी बीमारियां, ठीक है, ये किसकी वजह से है? मल फंक्शनिंग ऑफ द रेजिडुअल बॉडीज। ठीक है, या फिर कह लो मल फंक्शनिंग ऑफ द लाइसोसोम, क्योंकि ये भी एक तरीके का लाइसोसोम ही तो है, लाइसोसोम की एक फॉर्म तो है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये लाइन थोड़ी सी है ना, यहाँ पे हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है, यानी ये किसकी वजह से? मल फंक्शनिंग ऑफ, यहाँ हम नोट कर देंगे क्या, ये किसकी वजह से? मल फंक्शनिंग ऑफ, यहाँ नोट लगा देना है, मल फंक्शनिंग ऑफ रेजिडुअल बॉडीज। किसकी वजह से? मल फंक्शनिंग ऑफ रेजिडुअल बॉडीज। ठीक है, ये नोट आप यहाँ लगा दोगे। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात हो गई। आगे बात करते हैं अबाउट 20 जेनेटिक और, ठीक है ना, अबाउट 20 जेनेटिक और कंजेनिटल डिजीजेस। अच्छा भाई, जेनेटिक तो हमें समझ में आता है कि भाई मम्मी पापा से बच्चों के अंदर आ जाती हैं, जीन्स में प्रॉब्लम वगैरह होने की वजह से, और ये बीमारियां होती हैं। ठीक है भाई, जीन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई कि मम्मी पापा से और किस में आ जाती है? बच्चों के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आती है, जीन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये हमें समझ में आता है। पर ये कंजेनिटल का मतलब क्या है? कंजेनिटल का मतलब है जो बाय बर्थ मिलती है, यानी बाय बर्थ ये बीमारी, यानी सिंस बर्थ ही ये स्टार्ट हो जाती है, पैदाइशी ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो वो तो ऐसी लगभग कैसी कितनी 20 बीमारियां हैं जो कि रिलेटेड है किससे? अगर मान के चलो जो हमारे पास में लाइसोसोम है उनके अंदर कोई पर्टिकुलर एंजाइम ना मिले तो ये बीमारियां देखने को मिल सकती है। लाइसोसोम के अंदर कोई पर्टिकुलर एंजाइम्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो 20 तरीके की ऐसी बीमारियां हैं जेनेटिक और कंजेनिटल जो देखने को मिल सकती हैं। ठीक है ना, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या है हमारे पास में अबाउट 20 जेनेटिक यानी पेरेंट्स से होने वाली और कंजेनिटल बाय बर्थ जो मतलब मिलती हैं बच्चों को, बाय बर्थ ही जो बचपन के साथ ही उनको मिल जाती हैं। ठीक है, अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम्स, कोई पर्टिकुलर एंजाइम एब्सेंट है इन लाइसोसोम, इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर, लाइक हंटर सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा नीमान-पिक डिजीज, कौन सी? नीमान-पिक डिजीज। इसके अलावा फार्बर्स डिजीज, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस देखने को मिलती है बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नोट कर दिया यहाँ पे, ये जो डिजीजेज हैं कौन कौन सी हमारे पास, आर्थराइटिक जॉइंट, गाउट वगैरह, ये किसकी वजह से? ड्यू टू मल फंक्शनिंग ऑफ द लाइसोसोम, लाइसोसोम कह लो या रेजिडुअल बॉडीज कह लो। ठीक है ना बेटा, सिंपल सी बात है। ये तो एक सिंपल सा नोट है बेटा। मल फंक्शनिंग मतलब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, जब कोई चीज ढंग से काम ना करे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स, या फिर कह लो ऑटोफैगोजोम्स।
कौन से? ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स या ऑटोफैगोसोम्स की बात करेंगे। अच्छा, इन लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन पता है कैसे होता है? आप ये समझो, अभी मान के चलो कोई सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर डेड या जो ओल्ड सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके अराउंड पता है क्या होंगे? प्राइमरी वैक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी मेम्ब्रेन से उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन होता है? ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर ऑटोलाइसिस की प्रोसेस से, कौन सी प्रोसेस से बेटा? ऑटोलाइसिस की प्रोसेस से, या कह लो ऑटो डाइजेशन की प्रोसेस से। किससे? ऑटो डाइजेशन की प्रोसेस से, ठीक है, उसका डाइजेशन हो जाएगा। किसका? उस सेल ऑर्गेनेली का। किसका? उस सेल ऑर्गेनेली का डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी अब सिंपल सी बात है भाई, कोई मान के चलो डेड सेल ऑर्गेनेली है, ओल्ड सेल ऑर्गेनेली है, तो डेड का वैसे कोई काम नहीं, और ओल्ड सेल ऑर्गेनेली है तो सिंपल सी बात है कि भाई वो उल्टा क्या करेगा, मतलब एनर्जी वगैरह का खर्चा ज़्यादा होगा, काम कुछ आएगा नहीं, ठीक है। जब बूढ़ा हो गया वो तो क्या ज़्यादा काम तो वो कर नहीं पाएगा, और खाना पीना उतना ही लेगा, ठीक है, और सारी एनर्जी उतनी खर्च होगी, तो क्या मतलब है उसको रखने का? उसको सेल क्या कर देती है? डाइजेस्ट कर देती है। यानी एक तरीके से किसकी तरह काम करता है ये वाला जो हमारे पास में ऑटोफैगिक लाइसोसोम है, ये काम करता है सुसाइडल बैग की तरह। किसकी तरह? सुसाइडल बैग, सुसाइड हो जाती है उसकी, ठीक है। तो दीज लाइसोसोम कंटेन सेल ऑर्गेनेली टू बी डाइजेस्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी। यानी ये क्या करते हैं? ये लाइसोसोम पता है क्या कंटेन करते हैं? सेल ऑर्गेनेली को कंटेन करते हैं। कौन से? डेड एंड ओल्ड सेल ऑर्गेनेलीज को, टू बी डाइजेस्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी। ऑटोफैगी मतलब उनका मतलब अपनी सेल की जो पार्ट्स का खुद ही डाइजेशन करते हैं, ठीक है। डेड सेल ऑर्गेनेलीज और ओल्ड सेल ऑर्गेनेलीज आर डाइजेस्टेड बाय ऑटोफैगोसोम्स, ये उनका डाइजेशन कर देते हैं। अब ऑटोफैगी इज ऑल्सो टेकन प्लेस इन द केस ऑफ स्टारवेशन इन द सेल। कभी कभी सेल के अंदर भुखमरी भी हो जाती है, स्टारवेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी अब खाना है नहीं, तो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं, मतलब जैसे मान के चलो जरूरत हमको कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया 4 मिल रहे हैं, 3 से काम चल जाएगा, 2 से काम चले, बाकी 2 खत्म कर दो, कुछ भी ऐसे जो भी सेल ऑर्गेनेलीज जो अभी काम नहीं आ रहे या ज़्यादा नंबर में अभी उनकी इतनी जरूरत नहीं है, तो उनको खत्म कर दिया जाता है। किस प्रोसेस से? ऑटोफैगी की प्रोसेस से। किससे? ऑटोफैगी की प्रोसेस से। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं किसकी बेटा? फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम, ठीक है, कि भाई लाइसोसोम्स के फंक्शन क्या है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला फंक्शन हमको पता है यही होना चाहिए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन, ठीक है। अब पहला इसके अंदर प्रोसेस है हेट्रोफैगी, यानी सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग। सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग यानी फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। इन प्रोसेस से जो भी पार्टिकल्स अंदर आए हैं या जो भी मटेरियल अंदर आया है, ठीक है, उसको डाइजेशन कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। कौन करेगा बेटा? लाइसोसोम करेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ऑटोफैगी जो भी मैंने आपको बताया था, डाइजेशन ऑफ द डेड एंड ओल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। इसके बाद एक और चीज, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है सेल के बाहर, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में। तो सम स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स, जैसे एग्जाम्पल है ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सी बेटा? ये ऑस्टियोक्लास्ट, CLAST है ना, ध्यान रखना। ऑस्टियोक्लास्ट बोन ईटिंग सेल्स हैं, तो बोन के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ये डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। कौन? इन सेल्स का जो लाइसोसोम होता है। तो सम स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स नेमली ऑस्टियोक्लास्ट बोन ईटिंग सेल्स कंटेन लाइसोसोम विच डिसॉल्व, डाइजेस्ट कर देता है एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द बोन। तो हो गया ना एक्स्ट्रा सेलुलर काम भी यहां पर, इस तरीके से बेटा। आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है, कि फंगल लाइसोसोम ऑल्सो कैरी आउट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आपको पता है फंगस में सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, जिसमें सेल के बाहर डाइजेशन होता है, ठीक है ना। सेल के बाहर जो डेड और डिकिंग मैटर होता है उसका सेल के बाहर ही डाइजेशन हो जाता है, बाद में उसको अंदर लिया जाता है, उस अब्जॉर्प्शन होता है उस मटेरियल का, जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल होता है, ठीक है। तो फंगल लाइसोसोम ऑल्सो कैरी आउट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं ऑटोलाइसिस या ऑटो डाइजेशन। अभी अभी बात की है, सिंपल सी बात है। समटाइम्स ऑल द लाइसोसोम ऑफ अ सेल वर्स्ट देयर मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑल द एंजाइम्स, ठीक है ना, टू डाइजेस्ट द सेल कंप्लीटली। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। अब कभी कभी पता है क्या हो जाता है, जब अपन को ऐसी कोई कंडीशन आती है, मान के चलो कई बार ऐसा आ जाता है कि सेल के अंदर
कोई भुखमरी वाली कंडीशन आया, स्टारवेशन वाली कंडीशन, या सेल की एज हो जाती है, पुरानी हो जाती है सेल, या इंजर्ड हो जाती है, तो उस केस में क्या करता है कि जितने भी लाइसोसोम हैं वो अपनी मेम्ब्रेन्स को क्या कर देते हैं, उस सेल के जो इंजर्ड या डेड, इंजर्ड है या डेड है या मान लो ओल्ड है, अभी वो उतना फंक्शनिंग अपनी ढंग से नहीं कर पा रही है, तो वो सेल के सारे लाइसोसोम अपनी मेम्ब्रेन को फाड़ देते हैं और उसमें से जो पूरा एंजाइम्स निकलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो पूरी की पूरी सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसलिए अपन लाइसोसोम को और क्या बोलते हैं, सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ओल्ड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाई ऑटोलाइसिस। ओल्ड सेल्स का भी जो ठीक है ना डिस्ट्रक्शन जो होता है वो किससे होता है, ऑटोलाइसिस से। बता चुका हूं मैं आपको, अभी अभी बात की इस बात की अपन ने कि ओल्ड सेल्स का क्यों कर देते, भाई पुरानी हो गई हैं सेल्स, अब कोई काम की तो वो है नहीं है, और बेवजह का मतलब उल्टा कंजम्पशन ही कंजम्पशन किए जा रही हैं, कोई काम आ नहीं रही, तो इससे अच्छा ये है कि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ऑटोलाइसिस की प्रोसेस से। अननेसेसरी ऑर्गेन्स ऑफ एम्ब्रियो आर डिस्ट्रॉयड बाई ऑटोलाइसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी एक एम्ब्रियो के अंदर जो अननेसेसरी ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है ना, एक एम्ब्रियो के अंदर जो अननेसेसरी ऑर्गेन्स हैं, जैसे अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लें, टेल इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर जो टेल होती है उसका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। किसके थ्रू, एक एंजाइम आता है, ठीक है ना, कैथेप्सिन नाम का। अब वो कैथेप्सिन क्या कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसे ही तो अननेसेसरी ऑर्गेन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर डिस्ट्रॉयड बाई ऑटोलाइसिस। इसी प्रोसेस से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे टेल इन, ठीक है ना, अब टेल ऑफ फ्रॉग, अब फ्रॉग में तो टेल कहाँ होती है, मतलब किसके अंदर, टैडपोल के अंदर। यानी जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जब फ्रॉग किसमें होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टैडपोल। तो टैडपोल की जो टेल है बेटा, ठीक है ना, टैडपोल की टेल, क्योंकि पता है टेल तो गायब हो जाती है उसमें, फ्रॉग वाली स्टेज में जब वो पहुंच जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब तो होती नहीं है टेल, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं बेटा, तो ये चीज हमें बिल्कुल समझ में आ गई है कि भाई किस तरीके से कौन सा एंजाइम यूज होता है बेटा, कैथेप्सिन नाम का यूज होता है। कौन सा होता है, कैथेप्सिन। और ये क्या है, एक तरीके का प्रोटीएज है बेटा, क्या है, एक तरीके का ये प्रोटीएज होता है, ठीक है ना, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब नोट लगाया हुआ है एक सिंपल सा, ऑटोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ ऑटोफैगी। ये जो ऑटोलाइसिस है एक तरीके की टाइप की क्या है, ऑटोफैगी है। ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि ऑटोफैगी में पढ़ के आए थे, ऑटोफैगोसोम के अंदर पढ़ चुके हैं अपन ऑटोलाइसिस को, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी अभी हमने ये बात की है, ऑटोलाइसिस में भी तो की थी ये वाली बात, ये फ्रॉग के टेल वाली शायद नहीं की हो, लेकिन ये मतलब सेल का जो सुसाइडल बैग वाली जो बात है, सुसाइडल बैग वाली बात की थी ना, सेल ऑर्गेनेलिस को क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, तो वाली बात की थी नहीं की थी अपन ने, यानी है तो उसी से रिलेटेड है, ऑटोफैगोसोम से रिलेटेड ही तो है ये प्रोसेस, सिंपल सी बात है। तो ऑटोलाइसिस का मतलब ऑटोफैगोसोम ही है, सॉरी ऑटोफैगी ही है, ध्यान रखना। यानी ऑटोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ ऑटोफैगी, ये उसी का एक टाइप है ऑटोलाइसिस भी। सिंपल सी एक बात है, समझ में आ गई, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं अपन बेटा वैक्यूल्स की। किसकी बात करेंगे, वैक्यूल्स की। अब वैक्यूल्स की बात करें तो बेटा वैक्यूल्स में भी अपन को इतना समझ लेना है सिंपल सा, यानी स्ट्रक्चर देखने में ऑलमोस्ट किस जैसा होता है इसका, वही लाइसोसोम जैसा, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, समझना इस बात को, फंक्शन से मत कर देना। तो वैक्यूल्स की बात करते हैं। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस। क्या है ये, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस हैं, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सैप, ठीक है ना, वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अदर मटेरियल्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर सेल। क्या क्या चीज होती है इसके अंदर, इसके अंदर होता है सैप होता है, वाटर होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अदर मटेरियल्स होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमें समझ में आता है, यानी वो प्रोडक्ट्स जो कि वेस्ट प्रोडक्ट हैं और उनको रिमूव करना नेसेसरी है, ठीक है। अदर मटेरियल्स, ठीक है, वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं, विच आर नॉट यूजफुल फॉर सेल। वो मटेरियल्स कैसे हैं, यूजफुल नहीं है, किसके लिए, सेल के लिए, सिंपल सी बात है हमारे पास। These are generally called sap vacuoles। इसको क्या बोलते हैं, ज्यादातर sap vacuoles बोलते हैं, यानी जो मटेरियल भरा हुआ है ना इसके अंदर, इसको वैक्यूलर शेप बोलते हैं, इसलिए इनको कभी कभी अपन मतलब ज्यादातर इनको क्या बोल देते हैं, sap vacuoles बोल देते हैं, तो ज्यादा बड़ी बात इसमें कुछ है नहीं। इन प्लांट सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाइज 90% वॉल्यूम ऑफ टोटल सेल मेम्ब्रेन। ये बात मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले, पूरा एक्सप्लेन भी कर चुका हूं इसके बारे में।
द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं वैक्यूल की को टोनोप्लास्ट बोलते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सिंपल ही पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपली इसको पूछ भी लिया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अब टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ transportation of various ions and other substances against the concentration gradient। against the concentration gradient जब कोई भी चीज जाएगी मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। दैट इज वाई अमाउंट ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज हायर इन वैक्यूल एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म से ये जो मटेरियल्स इसके अंदर भरे हुए हैं ना, इनको कहाँ पहुंचाता है वैक्यूल के अंदर, ठीक है ना। कौन, इसकी जो टोनोप्लास्ट होती है वहां से ट्रांसपोर्टेशन होने देती है मटेरियल्स का, कहां से, साइटोप्लाज्म से, और किसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर। वैक्यूल्स किसमें पड़ी हुई है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से मटेरियल्स का क्या होता जाता है, ट्रांसपोर्ट होता जाता है। क्या होता जाता है बेटा, ट्रांसपोर्ट होता जाता है किधर, अंदर की तरफ, वैक्यूल के अंदर। कौन सा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो कैसे जा रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। और दीज सब्सटेंसेज, ठीक है ना, दैट इज वाई द अमाउंट ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज हायर इन वैक्यूल एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई हमें क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मटेरियल्स उधर मूव करते रहते हैं, किसके थ्रू, टोनोप्लास्ट के थ्रू। वैक्यूल्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, कई तरीके की वैक्यूल्स हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी वैक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली जो वैक्यूल है वो है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए पहले एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब वैक्यूल्स के टाइप में बात करें बेटा, तो पहले नंबर पर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सी है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो दीज वैक्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन लाइक इन अमीबा, ठीक है ना। एक्सक्रीशन की प्रोसेस में ये मदद करती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती हैं, किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन में। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये पूरी प्रोसेस समझाऊंगा किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होता है, किस तरीके से एक्सक्रीशन में मदद करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जब अपन पढ़ेंगे प्रोटिस्ट के बारे में, अमीबा को फुल डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, फूड वैक्यूल। तो अमीबा में मैं आपको ये भी समझाऊंगा फूड वैक्यूल। वैसे आपने छोटी छोटी क्लासेस में ये बातें बहुत अच्छे से सीख रखी होंगी, ठीक है ना, कि किस तरीके से फूड वैक्यूल, जैसे अमीबा पहले स्यूडोपोडिया की मदद से, पता है क्या करता है, स्यूडोपोडिया की मदद से अपने जो फूड पार्टिकल है, ठीक है, जो भी कोई उसका फूड पार्टिकल है, उस फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, ग्रेस्प कर लेता है, पकड़ लेता है, फिर उसे अंदर ले जाता है और अंदर जाकर उसको एक वैक्यूल में बंद कर दिया जाता है। और उस वैक्यूल को क्या कहा जाता है, उसका फूड वैक्यूल, जिसके अंदर उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है सेल के अंदर जब वो चला जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है। तो ये बात एक सिंपल सी प्रोसेस अपने खूब समझिए, ये सारी प्रोसेसेस छोटी छोटी क्लास में पड़ी हुई हैं। फिर उस वैक्यूल के अंदर उसको, उस वैक्यूल को उसका क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल को टेम्पोरेरी स्टमक भी बोलते हैं, वहीं उसका डाइजेशन होता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में अब्सॉर्ब हो जाता है। तो फूड वैक्यूल किससे रिलेटेड है, इन मैनी सेल्स लाइक प्रोटिस्ट, जैसे अमीबा का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ द फूड पार्टिकल्स। और इसके बाद आते हैं गैस वैक्यूल्स। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इसको फुल डिटेल में बताया है, इनको स्यूडो वैक्यूल्स भी बोलते हैं। और इनका काम क्या है, दीज वैक्यूल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स टू प्रोवाइड बुयांसी। वहां मैंने समझाया था आपको किसका काम करते हैं, बुयांसी प्रोवाइड करने का, ठीक है ना। एंड दीज आर मेम्ब्रेन लेस। कैसे होते हैं बेटा ये, मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। अब इस तरीके से बेटा हमारा ये भी टॉपिक फिनिश हो गया, यानी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अब पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक अपन का आने वाला है वो कौन सा है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है ना। और बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को बेटा। चैनल की ग्रोथ होगी तो हमारा ही मोटिवेशन रहेगा कि रेगुलर आपके पास वीडियोस आती रहें, ठीक है ना। और ऐसे में प्यारी प्यारी वीडियोस विद नोट्स आपको डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।